एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अभी हम साइंस को पढ़ रहे थे, साइंस में फिजिक्स का पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3 लेक्चर हो गया है, 4th चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। 4th चैप्टर में हमारा थोड़ा सा रह गया था, उसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे, तापमान वाला जो चैप्टर था। बाकी का आज हमारा 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे, प्रकाश। इससे जैसे ये जो प्रकाश चैप्टर है, मतलब जो भी हम चैप्टर उठाएंगे उससे आज तक जितने भी क्वेश्चन पूरा बीपीएससी पूछा हुआ है, मतलब बिहार का कोई भी एग्जाम हो जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया है, उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो इसका देखिए एक निकालने का एक फार्मूला होता है, तो पहले आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिए। फार्मूला चलिए हम बता देते हैं क्या होता है। ये होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। जहां पे हमारा C क्या होता है, सेल्सियस होता है, F फारेनहाइट होता है, K क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अब एग्जाम में हमारे जिस टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसमें हम वो फार्मूला लगाएंगे। अगर हमको सेल्सियस और फारेनहाइट में पूछेगा तो हम ये दोनों को एक साथ लेकर करेंगे। अगर हमारा फारेनहाइट और केल्विन में देगा तो ये फार्मूला लगा के करेंगे। अगर हमारा सेल्सियस और केल्विन में देगा तो हम ये C/5 बराबर K-273/5 लगा के करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या पूछा है सेल्सियस में। अब देखिए क्वेश्चन को एक मिनट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा किस में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, और पूछा कितने में है, फारेनहाइट में पूछा है। ठीक है, तो इसका हम चलिए फार्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, C/5 बराबर कितना हो जाएगा, F-32/9। ठीक है, C का मान हमारा कितना दिया गया है, 100, तो यहाँ पे हम C की जगह 100 रख देंगे। 100/5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, F-32/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा 20, और ये 9 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 180। 180 बराबर कितना हो जाएगा, F-32। अब देखिए हमको F का मान, फारेनहाइट का मान निकालेंगे, तो 32 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 180 में 32 ऐड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 212 डिग्री फारेनहाइट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 212 फारेनहाइट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग ये फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा जो टीआरई 1 का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और चेंज करने वाले लगभग में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो हमको बस एक फार्मूला याद करना है जिससे हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है फार्मूला, C/5 बराबर F-32/9 बराबर यहीं पे क्या होता है, K-273/5। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया ये भी उसी पे आधारित है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट में बताइए। तो ये भी बस सीधे सीधे क्या करना है, वही फार्मूला हमको लगा देना है। तो हम देखिए सेल्सियस की जगह कितना रखेंगे, 40, और उसके बाद /5 बराबर F किस में पूछा है, फारेनहाइट में, तो F-32/9 लगाएंगे। अब देखिए ये 8 आ जाएगा, यहाँ कटेगा, यहाँ ये 8 9 72 हो जाएगा, तो F-32 और कितना हो जाएगा 72। 32 को हम उधर जाएंगे तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, या बराबर उसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 104 फारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है, उसमें 2 गुटके रखे हैं, एक लोहे का एक लकड़ी का, तो हमको क्या लगेगा, जो हमको लोहे वाला रहेगा वो ठंडा लगेगा, जबकि क्या होगा, लकड़ी वाला गुटका हमको क्या लगेगा, ठंडा उतना नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा इसका, अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है क्योंकि। अब हमको इसमें सही लगाना है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा दिया गया है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। उसका सी दिया गया है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों सही होगा, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लोहा होता है वो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, अगर इसके विपरीत हम देखें तो जो लकड़ी होता है उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, जैसे अब प्रातःकाल क्या होता है, चूंकि मौसम क्या होता है, ठंडा होता है सुबह के टाइम। ठीक है, अतः क्या होता है, लोहा जो होता है उष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंडा हो जाता है, और लकड़ी क्या होता है, कुचालक होने के कारण कम ठंडा होता है। ठीक है, इसलिए लोहा छूने से हमको क्या लगता है, अधिक ठंडा लगता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए सेल्सियस स्केल पे हमारा तापमान बॉडी का कितना होता है, सामान्य मानव का ये कितना होता है,
36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बीपीएससी पीआरटी में भी पूछा है और उसके बाद बीपीएससी प्री में भी पूछा है, बीपीएससी एई में पूछा है। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं, सेल्सियस स्केल पे हमारा दिया है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारा अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पे पूछे तो हमारा कितना होता है 98.6 होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन हमको तैयार हो गया। सेल्सियस स्केल पे 36.9 होता है, अब बाकी का हमारा फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संघनन क्या है। ठीक है, गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा संघनन मतलब क्या होता है, वाष्प का क्या होता है, द्रव में परिवर्तन होता है, इसी को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा बीपीएससी टीआरई में भी आया हुआ है। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, -40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्टीम इंजन कैसे चलता है, जल से, ध्वनि से, उष्मा से, तेल से। ठीक है, तो हमारा जो स्टीम इंजन होता है वो किससे चलता है, इसका देखेंगे तो उष्मा से चलता है। ठीक है, जो कि जो भाप का इंजन होता है ये इसमें क्या होता है, अधिकांशतः क्या होता है, दहन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकांशतः इसमें दहन इंजन है होते हैं, जिसमें क्या होता है, रंकाइन चक्र, जिसको उष्मा चक्र क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यह इंजन एक प्रकार का उष्मीय इंजन होता है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। ठीक है, और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन किस पे चलता है, उष्मा से चलता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वातानुकूल यंत्र किस कारण ठंडक होता है। ठीक है, किसके कारण ठंडक होता है, गैस को दबाने एवं मुक्त के कारण, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ठीक है, जो वातानुकूलित यंत्र होता है उसमें उच्च दाब वाली गैस को मुक्त करने पर उसके आयतन में क्या होता है, तीव्र प्रसार होता है, जिससे वातावरण का तापमान गिरने लगता है, क्योंकि आयतनीय प्रसार से गैसों के अणु वातावरण की उष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो वातानुकूलित यंत्र में किसके कारण ठंडा होता है, गैस को दबाने एवं मुक्त करने के कारण। इसी वजह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पिछला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश। इससे आज जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उतना पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा चमकता है क्यों। ठीक है, तो आंशिक रूप से फैलाव के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूरी तरह से उच्च अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, एक कटा हुआ हीरा चमकता है। ठीक है, क्योंकि जो हीरे में जो वायु से आने वाली किरण होता है उसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। और याद रखिएगा कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 24 डिग्री, इतना याद रखिएगा। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि हीरे का जो कितना होता है, तो कितना होता है, 24 डिग्री केवल होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण, ये किसका मान होता है, हीरे के क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है, याद रखिएगा। और एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बिजली की मोटर परावर्तित होकर करती है, एक मिनट, क्या दिया है, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो हमको क्या दिया गया है, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखिए, बिजली की मोटर क्या करता है, बिजली का मोटर क्या करता है, पहले विद्युत ऊर्जा रहता है उसको किसमें परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में इसका परिवर्तित कर देता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद गोले का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी लगाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो वह कैसा होगा, कम चमक वाला एक
घोड़ा होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर अगर हम सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी लगाएंगे तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, कम चमक वाला होगा तथा एक घोड़ा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करे रहेगा, ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के उसके बाद डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल और नीले। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, इसको हम समझते हैं। तो क्या होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और परावर्तित प्रकाश के क्या करता है, बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्लोरोफिल क्या करता है, लाल और नीले रंग को, और परावर्तित प्रकाश नीला, लाल, बैगनी, इसको क्या कर लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। याद रखे रहिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किसमें होती है, तो किसमें होती है, बैगनी में, और सबसे अधिक किसमें होती है, लाल में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया किस कलर में सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम बैगनी रंग में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों याद रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, एलईडी प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत करते हैं, तो ये तो ऑप्शन सही है, ये गलत नहीं है। एलईडी प्रकाश बल से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले तथा सफेद जैसे रंगों में उपलब्ध होते हैं, तो हमारा इसमें क्या हो गया, हमारा ऑप्शन सी भी सही हो गया। ठीक है, इसमें फिर क्या दिया गया है, एलईडी में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या डी, ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं, और ये एग्जाम में ये भी याद रखे रहेगा कि ऐसे कभी देते कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस पर ध्यान दिए रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एलईडी में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम प्रिज्म को समझ लेते हैं। देखिए प्रिज्म कैसे होता है, ये ऐसे देखिए, ऐसे प्रिज्म रहता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक प्रकाश आता है, तो यहाँ से क्या होता है, 7 प्रकाशों में ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे कितना हो गया, 5, 6, 7। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फिर ये मान लीजिए यहाँ पे एक पतली पट्टी लगी रहती है, यहाँ से यहाँ पे आता है। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे कैसे आता है, सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, मान लीजिए समझ लीजिए VIBGYOR, तो हमारा V से क्या होता है, वायलेट होता है, I से इंडिगो जिसको आसमानी कलर कहा जाता है, B से ब्लू नीला कलर, G से ग्रीन हरा कलर, येलो से क्या होता है, पीला कलर, ऑरेंज नारंगी कलर, और रेड से क्या होता है, लाल कलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमारा ऐसा। तो इसमें क्या पूछा है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, तो हम देखेंगे ये जो नीचे वाला है, देखिए ये विबग्योर में देखें तो हमारा नीचे कौन सा है, बैगनी, तो हमारा बैगनी कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा झुकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, 1 मिनट हो जाइए, ऑप्शन डी हमारा क्या दिया गया है, बैगनी कलर। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैगनी वर्ण किरण, जो वर्ण किरण होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है, क्योंकि बैगनी वर्ण का तरंगदैर्ध्य 7 वर्णों के किरणों से कम होता है। ठीक है, अभी देखिएगा जो जैसे जो अभी हमने बताया था विबग्योर से बताया, तो आर जो रेड है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और नीचे वी का क्या होता है, जो हम वायलेट बताए हैं बैगनी का, इसका क्या होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, रेड का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। और विचलन देखें तो रेड का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसका क्या होता है, बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रकाश विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। अब हम
व्यतिकरण को समझ लेते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण साबुन के बुलबुले पर पड़ता है तो यह क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। अभी हमने बताया, ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी भी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के परों का रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण के ही उदाहरण है। तो एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण ही। तितलियों के परों का रंगीन दिखाई देना ये भी व्यतिकरण के कारण ही। और जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में अगर उसमें देखें तो जो पड़ती है उससे वो रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। वातावरणीय परावर्तन, पूर्ण परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, रात में तारे टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, जब तारों में प्रकाश का किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है जो तारों का होता है तो ये अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण ये अपनी अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, साथ ही वातावरण की भी जैसे मान लीजिए जो वातावरण होता है इसकी भी क्या है, बदलता रहता है। ठीक है, इसकी भौतिक स्थितियां क्या कहते हैं, हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले तारे को भी प्रकाश क्या होता है, उसके प्रकाश को भी क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है, रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वातावरणीय अपवर्तन के जो भी कारण है तो इसमें देख लीजिए अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, प्रकाश के तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के और भी उदाहरण है, याद रखी रहिएगा। जैसे तिरछी पानी में डूबी हुई क्षण हमको क्या होती है, टेढ़ी मालूम दिखाई देती है। अभी हमने बताया तारों का टिमटिमाना, या फिर सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तथा सूर्य का क्या दिखाई देना होता है तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, पानी में डाला गया सिक्का, पानी में तैरती हुई मछली का, देखिए पानी में डाला गया सिक्का या फिर पानी में तैरती हुई मछली का तालाब की गहराई से क्या होता है, कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि का अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखना ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण हुआ होता है। ठीक है, लिखे हुए अक्षरों पर यदि मोटी कांच की स्लैब रख दी जाए तो अक्षर थोड़ा क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। तो ये सब हमारे किसके अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं, एक मिनट रुक जाइए, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा दिया गया है बायल, उसके बाद लेवोजियर, अवोगाद्रो, आइंस्टीन। तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आइंस्टीन। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ही कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो पदार्थ मतलब जो ऊर्जा होता है उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, परंतु ऊर्जा कभी क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दिया गया है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, काले रंग को अवशोषित करता है, हर रंग को परावर्तित करता है, काले रंग को परावर्तित करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, इसी वजह से हमको क्या होता है, ब्लैक बोर्ड काला दिखता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक बोर्ड का काला दिखने का कारण यही होता है कि उसके तल पे सभी रंगों का क्या कर देता है, वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, किसी को परावर्तित नहीं करता है, इसी वजह से ब्लैक बोर्ड हमको काला दिखता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पे बताया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसमें प्रकाश का 100% मतलब पूरा 100% क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए 2 स्थिति का होना अनिवार्य है। अब चलिए 1 मिनट ये देख लीजिए दोनों स्थिति क्या है। इसमें दिया गया है, देखिए प्रकाश का क्या होना चाहिए, 1 मिनट, हाँ देखिए क्या होता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे माध्यम होता है तो ये सघन होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए, विरल होना चाहिए। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों याद रखे रहेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 अनिवार्य होना चाहिए, क्या हो, वो प्रकाश जो सघन से विरल में जा रहा हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दोनों हो गया। उदाहरण इसका, रेगिस्तान में मरीचिका, कांच के चटके हुए भाग का अधिक चमकना, हीरे का चमकना, ये सब क्या होते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है,
अब ऑप्टिकल फाइबर के हम उपयोग देख लेते हैं। शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए, शरीर में लेजर किरणों को भेजने में, प्रकाश संकेतों के दूर संचार में। ठीक है, अब चलिए हम प्रकीर्णन के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, समझ लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है प्रकीर्णन के उदाहरण। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का उगते हुए और डूबते समय लाल दिखाई देना, इसके क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो देखिए दो चीज यहाँ से हमको समझ में आ गया। अगर देखिए कहीं रंग का नाम ले रहा है, जैसे नीला दिखाई देना, लाल दिखाई देना, तो ये प्रकीर्णन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। लेकिन तो अगर क्या, जैसे टिमटिमाना या फिर चमकना या फिर टेढ़ी दिखना या फिर अपने तल से थोड़ा ऊपर दिखना, तो ये क्या होगा? अपवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे रात के समय तारे का टिमटिमाना, द्रव में अस्तर डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, या फिर पानी में डूबा हुआ सिक्का अपने तल से कुछ ऊपर दिखाई देना, तो ये सब अपवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा टिकी, ऐसे प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? कोई रंग जैसे नीला लाल जैसे दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नतोदर अवतल, समतल अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आवर्धक कांच में होता है, इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो आवर्धक लेंस होता है एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसका उपयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, आवर्धक लेंस इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? जल में, निर्वात में, वायु में, कांच में। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, कांच में। ठीक है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम? देखिए जल में, वायु में, निर्वात में, तो निर्वात में तो सबसे ज्यादा होगा, वायु में, जल में भी होगा। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, अभी हमने बताया है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तथा पानी में देखिए यहाँ पे दिया गया है, पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2.5 × 10⁸ होता है। तथा प्रकाश की चाल अवरोही क्रम, निर्वात, वायु, पानी व कांच आदि है, इनमें सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कांच में क्या होगा? सबसे कम होगा, निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वायु में होगा, उसके बाद पानी में, कांच में सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी की गति के कारण, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार क्या रहा है? बदलता रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखती हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका अभी हमने बताया था, व्यतिकरण के बारे में भी बताया, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? व्यतिकरण के कारण बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग की दिखाई देती हैं। क्वेश्चन 18 है हमारा, मृग मरीचिका का कारण होता है वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास। ऑप्शन बी दिया गया है, वायुमंडल के विभिन्न भागों का समान तापन, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, वातावरण में चुंबकीय अस्थिरता। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन हो जाता है। ठीक है, असमान तापन। ठीक है, इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में असमान तापन के कारण मृग मरीचिका की क्या होती है? स्थिति देखी जाती है। ठीक है, इस स्थिति में क्या, जैसे इसको समझिए पहले, इस स्थिति में क्या होता है? हमारे आंखों को क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। यह घटना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि मृग मरीचिका बनने का कारण क्या, क्यों होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी की सतह से सटी हुई हवा की परत जो होती है, गर्म होने के साथ साथ क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। ठीक है, और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः अगर हम दूर से देखते हैं या फिर दूर से जो आने वाला प्रकाश होता है, वो क्या होता है? अविलंब से अपने थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, और अंत में क्या होता है? पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमको मृग मरीचिका बनने का यही क्या होता है? एक कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना किसका होता है?
तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। तो हमारा क्या होता है, ये विवर्तन की घटना होती है। ठीक है, विवर्तन के कारण किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से क्या होता है, अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। ठीक है, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी भी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे जब कोई मान लीजिए प्रकाश है या ध्वनि तरंग है, ठीक है, किसी भी अवरोध से मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश जा रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बीच में कोई अवरोध पड़ता है तो क्या ये अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है। तो ये क्या होगा, इधर या इधर साइड में क्या होगी, ये मुड़ जाएंगी। ठीक है, और अवरोधक की ज्यामितीय क्षमता में क्या होती है, ये प्रवेश करती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा दिया गया निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच का महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रकीर्णन। अभी हमने बताया था जहां रंग की बात होगी वहां पे क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जहां तारों का टिमटिमाना इत्यादि दिखाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अभी हमने बताया था कि जहां पे क्या हो जाता है, पूरा प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जैसे ये जो अभी बताते हीरे का चमकना, या फिर ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। या फिर अभी हमने क्या बताया, मृग मरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, और देखिए प्रकीर्णन की जो घटना के कारण क्या होता है, रंगीन कांच को महीन पाउडर में अगर हम क्या करते हैं, उसको कुचल दें, ठीक है, तो वो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, जिससे हमको जो रहता है उससे कुछ अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। वह है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इनको कब मिला था, 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। ठीक है, इसके बारे में समझ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। तो पानी की छोटी बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, पानी की बूंदों का आयनीकरण, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन ही इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। ठीक है, वर्षाकाल या फिर बादल की उपस्थिति में क्या होता है, प्राय हम देखते हैं कि आसमान में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये किस कारण होता है, ये जो सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो अतः हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। अभी हमने ये क्वेश्चन पहले ही बताया था, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है, लाल रंग के प्रकाश में, और सबसे कम किस में होती है, बैगनी रंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हरे रंग के प्रकाश की किरणों में यह कम या नहीं ही होता है, मतलब बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा कम किस में होता है, हरे प्रकाश की किरण में यह सबसे ज्यादा कम होगा, और लाल में यह क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पराहरित एवं प्रकाश होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, मानव आंख किस वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है। ठीक है, मानव आंख होता है किस वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है, आंख की पुतली पर, प्यूपिल पर, कार्निया पर, रेटिना पर। ठीक है, तो मान लीजिए मानव आंख जो होता है किसी भी वस्तु की छवि कहाँ पे बनाती है, तो रेटिना पे बनाती है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, हवा, जल, मणिक, हीरा। तो सबसे ज्यादा प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीरा। दिए गए विकल्प में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम हीरा है। हीरा एक बहुमूल्य पारदर्शी रत्न होता है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ठीक है, अभी हमने बताया तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल, समतल, उत्तल या फिर बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो ऑप्शन ए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और इसका उपयोग सेविंग मिरर के रूप में, सौरभट्टी में, टार्च में, दंत रोग विशेषज्ञ व नाक कान गला रोग विशेषज्ञों द्वारा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए ये जो TRE 3 का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, इसमें पूछा था ये वाला क्वेश्चन, दंत रोग विशेषज्ञ किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या होता है, अपने से बड़ा इसमें प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं विजिलेंस दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। इसके बारे में देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसे रहता है, ऐसे बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे बनाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो अवतल दर्पण है और ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट समझ लेते हैं हम इसके बारे में। इस पर क्या होता है, इस पर पड़ने वाला प्रकाश क्या होता है, बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। इस पर प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में सदैव क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है तथा आभासी बनता है। ठीक है, इसका उपयोग जो किया जाता है मोहन वाटरों में, जैसे जो मोटर वाहन है, इसमें ड्राइवरों को पीछे का दृश्य दिखाने के लिए बगल में लगाया जाता है। ठीक है, तो जो साइड मिरर होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो हम देखते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का कितना है, 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, तो इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण प्रयोग होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उसमें छोटा। देखिए उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा और समतल में क्या होता है, बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जब व्यक्ति, अब इसमें क्या दे रहा है, जब व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना दे रहा है, उसकी लंबाई का 1/5 अर्थात उससे छोटा है, तो अतः वह किसका प्रयोग कर रहा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कुहरा प्रकाश को अवशोषित करता है। कुहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है। कुहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, कुहरे की बूंदों द्वारा क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाने के कारण कुहरे में हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या तो एकदम कम दिखाई देता है। ठीक है, इसे कौन सा प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और अगर हम बैगनी का बताएं तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लेकिन तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, जो बैगनी होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन का उदाहरण अभी हमने बताया, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्य का उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है, सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में सातों रंग का क्रम है, विबग्योर होता है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले आप लोग को फिगर से बताया था, VIBGYOR। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है, VIBGYOR। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा
34 है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका देखते हैं, पेरिस्कोप जो होता है ये केवल परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग दीवारों या कोनों आदि के आसपास देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस उपकरण में दर्पण 45 के कोण पर रखे जाते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पेरिस्कोप होता है इसको कितने कोण पे रखा जाता है? 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना और कम वोल्टेज को प्रेरित करना। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, किसी ट्यूबलाइट में मान लीजिए चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को क्या करना? प्रेरित करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब हम ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय धारा बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो कि ट्यूबलाइट को क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। अतः हम क्या करते हैं? धारा के मान को कम करने के लिए उसमें चोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतः उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए हम किसी ट्यूबलाइट में चोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया फोटॉन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, पदार्थ का एक क्वांटा, एक धनावेशित कण, प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र। तो फोटॉन अभी हमने बताया, फोटॉन क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा होता है। ठीक है, फोटॉन प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा होता है जिसमें क्या होता है? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर हम बताएं तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, जिसको क्वांटा के रूप में क्या करता है? गति करता है। और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स को क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, फोटॉन को क्वांटम भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि फोटॉन क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया हीरे की चमक का कारण है। अभी इसके पहले ही हमने बताया था कि हीरे की चमक का क्या कारण होता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो ऑप्शन दिया गया प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण क्या दिया गया? दर्पण द्वारा। तो इसमें अभी हमने बताया था प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है किसके द्वारा होता है? प्रिज्म द्वारा होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह किसमें? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और जो ये कलर हमने बताया था विबग्योर से। ठीक है, और ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का इसमें उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं लेजर, अल्ट्रासोनिक तरंग, इंफ्रारेड तरंग, रेडियो तरंग। ठीक है, तो जो साधारण टीवी सेट होता है और उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है? इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, उसमें किसका? इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, पीला। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीला। ठीक है, पीला हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। हरा, लाल, ठीक है, हमारा देखिए नीला, लाल और हरा ये क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है, क्योंकि पीला जो होता है लाल और हरा को मिलाने से क्या बनता है? हमको पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक रंग याद रखिएगा, लाल, हरा एवं नीला। ये हमारा जो पीआरटी वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखे रहिएगा। और उसके बाद द्वितीय रंग किसको कहा जाता है? पीला और मैजेंटा कलर जो होता है या फिर पिकॉक नीला को द्वितीय रंग कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता है? वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आवृत्ति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी वेग परिवर्तित हो जाता है, तरंगदैर्ध्य, अपवर्तनांक सब चेंज हो जाता है, लेकिन तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? लाल, बैगनी, पीला, उसके बाद क्या दिया गया है? नीला। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा विचलित होगा? बैगनी कलर विचलित होगा। ठीक है, हमने बताया था जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा वह सबसे कम विचलित होगा और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा वह ज्यादा विचलित होगा। ठीक है, तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो वह कम विचलित होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? देखिए, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो ये सर्वाधिक विचलित होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा दिया गया, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका हम देखेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग? अवतल में, ठीक है। निकट में अवतल, और उसके बाद हम क्या, दूर में क्या हो जाएगा? उत्तल, ठीक है। अगर दूर दृष्टि देश है तो उसमें उत्तल। देखिए इसमें ऊ का मात्रा है, दूर ऊ और ऊ से उत्तल, याद रखिएगा, दूर से उत्तल, और निकट दृष्टि देश में अवतल, ठीक है। या फिर आप इससे भी याद कर रहे हैं, देखिए अवतल, इसमें 4 वर्ड है तो इससे 3, मतलब इससे 1 वर्ड कम, 3, निकट, अवतल निकट। और देखिए उत्तल में 3 वर्ड है तो इसमें 2 वर्ड है, ठीक है, दूर। तो ऐसे ऊ वाले से आप कर सकते हैं, दूर से उर, उत्तर। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल और निकट दृष्टि दोष में अवतल, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सौर भट्टी में प्रयुक्त तो होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और उसके बाद क्या दिया गया? अवतल लेंस, ठीक है। तो इसमें सौर भट्टी में जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपतित सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली समांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है। जिससे ताप तेजी से 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमको क्या, सौर भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया गया? हाइपर मेट्रोपिया, नहीं तो ये तो गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, नहीं। तो इसको देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये मायोपिया, देखिए यहाँ पे दिया गया है मायोपिया, देखिए अच्छा यहाँ पे दिया गया है, मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, 1927, 1929, 1930, 1932। तो 1930 में सीवी रमन को, ये भारतीय भौतिक शास्त्री थे जिनको प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जिसको किस नाम से? रमन प्रभाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लेंस की शक्ति मापी जाती है वाट में, ल्यूमन में, डायोप्टर में, कैंडेला में। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो पीआरटी का हुआ था उसमें डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हमारा कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, इंसिडेंट एंगल को क्रिएटिव एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप 90 होगा। रिफ्लेक्टिव एंगल का अधिकतम मान कितना होता है? 90 ही होता है, ठीक है, जिसको पूर्ण परावर्तन का इस स्थिति में उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पूर्ण परावर्तन की ही, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या होती है? दशा इसमें उपस्थित हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये तो पता है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? रासायनिक क्रिया, विकिरण, नाभिकीय विकर्णन, नाभिकीय संलयन। तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। यह प्रक्रिया सभी तारों के केंद्र में होता है, जब हल्के तत्वों के परमाणु नाभिक एक दूसरे से संलयित होते होकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसे भी पूछे सूर्य में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया है, कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं टेफ्लॉन से, ल्यूसाइड से, पॉलीस्टाइरीन से, पीवीसी से, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कॉन्टैक्ट लेंस क्या होते हैं? आंखों के कार्निया पर रखे जाने वाले कटोरी जैसे दिखने वाले छोटे पारदर्शी लेंस होते हैं, ठीक है। यह पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, उसकी आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। क्या होता है? ये वायु से क्या हो रहा है? कांच की तिल्ली में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घट जाएगा। इसमें प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का अवतल लेंस, अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, इसको देख हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है जब प्रकाश, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी गलत हो गया ये, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो देखिए क्या होता है जब सरल सूक्ष्मदर्शी निम्न में, ये क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से होता है तो ये क्या होता है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें प्रयोग होता है। इसका मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, विवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की घटना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण का नभ्यांतर होता है शून्य, अनंत, अनिश्चित और क्या वस्तु की जितना दूरी। तो हमारा कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, नभ्यांतर को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण क्या क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया जो समतल, देखिए एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे समतल दर्पण रखा है। ठीक है, तो वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ 2 मीटर की दूरी पे रखा है तो अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी अंदर 2 मीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। तो यहाँ पे इसके वस्तु है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। अगर मीटर में दिया है तो 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी याद रखी रहिएगा। ठीक है, कि जो भी समतल दर्पण होता है उसमें जितना दूरी पर वस्तु रखा जाता है उतना ही अंदर, उतना ही दूरी पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दिया गया है प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, जिसके संसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अतः पूछा है शून्याकाश, शून्याकाश मतलब निर्वात में, तो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के दिया गया है सही कथन चुनिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या पूछा है, पीले प्रकाश से ज्यादा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से, तो लाल का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से, तो देखिए इसको ऐसे होता है VIBGYOR। ठीक है, तो R का सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये घटते क्रम में आता है। तो ऐसे आप मिलाते चले जाइए। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, तो बैगनी कहाँ, यहाँ पे है, हरा यहाँ पे है, तो हरा का ज्यादा है बैगनी से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमको ऑप्शन बी बस सही लग रहा है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा कितना है। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, 1 मिनट देख लेते हैं हम। इसमें दिया गया है तरंगों का मुख्यतः 2 भाग होता है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, तरंगदैर्घ्य और उनके क्या खोजकर्ता और तरंगदैर्घ्य का परिसर दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए गामा किरण हेनरी बेकरल ने इनका खोज किया था, और देखिए ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, TRE 1 में ये आया हुआ था कि गामा किरण हेनरी बेकरल, एक्स किरण रॉन्टेजन, पराबैंगनी रिटर, दृश्य विकिरण न्यूटन, अवरक्त किरण हर्सेल। ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य परिसर दिया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है। ठीक है, इनको अलग करने का, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्या दिया गया है इसको समझते हैं। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। रंगों को अलग अलग करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम सूर्य का प्रकाश जो होता है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, प्रिज्म की आधार की ओर झुकने लगता है, ठीक है। और विभिन्न 7 रंगों में क्या होता है, यह बट जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अभी हमने बताया था ऐसे प्रिज्म होता है, ठीक है। यहाँ से कोई मान लीजिए यहाँ से किरण आती है तो ऐसे जाती है, उसके बाद ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज रख देते हैं, उस पे जाके ये 7 रंग पड़ जाता है, ठीक है। तो एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस उसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ने के लिए जो काम आता है उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह देख नहीं सकते हैं। क्यों, दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता, फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। अगर सूर्य इस दिशा में है तो इंद्रधनुष इस दिशा में बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा और दोपहर के टाइम में कोई भी इंद्रधनुष का निर्माण होगा ही नहीं, तो ठीक है, यह देख नहीं सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल में पॉलिश होता है, जबकि अंदर का तल क्या होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिया गया है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के दोनों के समान। तो जो होता है प्रकाश विकिरण होता है तरंग एवं कण दोनों के समान इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है, ठीक है। तरंगों की भांति इनका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण भी होता है, ठीक है। और ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में भी होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार प्रकाश, तरंग तथा कण दोनों की भांति क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी को चलिए हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को बारे में समझाया गया अच्छे से, आप यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक डायोप्टर होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यहाँ पे भी याद रखे रहिएगा। यदि 2 लेंसों को परस्पर सटा के रखा जाए तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। समतल कांच के प्लेट की क्षमता 0 होती है तथा फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। अतः फोकस दूरी बराबर कितना होता है, 1/, लेंस की क्षमता, ठीक है। d बराबर 1/f या फिर f बराबर 1/d। यहाँ पे दिया गया लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हमको दिया गया है, अतः हमारा फोकस दूरी कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अतः हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले के कारण। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्यूबलाइट, एक मिनट, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूब में गैस पे, ट्यूब में द्रव के, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त के या फिर ट्यूब में सीसा के। तो ये किस पे निर्भर करता है, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त के, ठीक है। जो ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पे निर्भर करता है, जो ट्यूब में ठोस धातु होता है प्रतिदीप्त, उसी पे क्या करता है, ये निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीशे का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए, शक्ति के लिए, प्रकाश संचरण हेतु या कमजोरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ से हमारा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो हम लोग पढ़ लिए, शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगला चैप्टर, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।